हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। टेस्ट नंबर आपका 30 है। 29 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर सीजीपीएससी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के टेस्ट काफ़ी फायदेमंद है। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 का नोटिफिकेशन अभी जल्दी आने वाला है। आज या कल में आ जाएगा, तो आप लोग लगे रहिए, टेस्ट को आप लोग देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 28 से 30, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 30। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मूल अधिकारों में जो भी हमारे फंडामेंटल्स राइट्स हैं, उसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है कि किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। ठीक है, देखिए पहली बात करते हैं कि मूल अधिकार जो हैं हमारे कितने हैं, तो 6 हैं। और संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है कि इनका उल्लेख किया गया है, जो फंडामेंटल्स राइट्स हैं। ठीक है, देखिए आज की डेट में 6 फंडामेंटल्स राइट्स हैं। कौन कौन है? यह है आपका समता का अधिकार, ये जो है कि आपका 14 से कहाँ तक, 18 तक है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है कि ये 23-24 है ये। ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपका 25 से 28 तक। और संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार जो पूछा जा रहा है वो है आपका 29 से 30 अनुच्छेद के बीच। और एक है संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, वो है आपका 32। ठीक है, अनुच्छेद 32। तो ये हो गए आपके 6। देखिए, जब संविधान बना था उस टाइम पे 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, एक कौन सा था, तो वो था आपका संपत्ति का अधिकार। और ये जो है कि अनुच्छेद 31 में ये था संपत्ति का अधिकार। और 44वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1978 में। ठीक है, और उसमें क्या किया गया कि अनुच्छेद 31 था उसको जो है कि समाप्त कर दिया गया, ये संपत्ति के अधिकार को। और संपत्ति के अधिकार को कहाँ डाल दिया गया, तो ये 300 क में डाल दिया गया, और वहाँ पे जो है कि कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 29 से 30 के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराना एंड राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह निश्चित करना। देखिए, अगर किसी को पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताएं ऑप्शन की कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है कि निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? ठीक है, देखिए राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना बिल्कुल करता है निर्वाचन आयोग, जो हमारे इलेक्शन कमीशन है वो करता है। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना, चुनाव कराता है क्या? नहीं। देखिए, ये जो है कि चुनाव किसका किसका कराता है, तो ये कराता है आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब का चुनाव ये कराता है जो हमारा निर्वाचन आयोग है। तो भारत के राष्ट्रपति का भी चुनाव कराता है। ठीक है, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह भी निश्चित करता है कि राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह क्या होगा, ये भी निश्चित करता है। तो इट मीन्स कि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव ये नहीं कराता है, तो ये हो जाएगा गलत। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे कराता है, ये तो लोकसभा का चुनाव कराता है ना, लोकसभा का चुनाव कराता है ये। और अनुच्छेद 75 के 1 में क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति जो है कि कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जो कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। ठीक है, तो ये जो है कि बी ऑप्शन आपका निर्वाचन आयोग के से संबंधित ये नहीं है, उसके कार्य से संबंधित। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म व मृत्यु वर्ष का सही युग्म बताइए। 1889 1961, 1891 1956, 1888 1951, 1877 1961। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनका जो है कि जन्म के बारे में बताना है और मृत्यु के बारे में बताना है कि किस वर्ष में हुआ था, वो सही युग्म बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है कि आपका हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, तो महू, मतलब मध्य प्रदेश में हुआ था। महू जो है कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई, तो 6 दिसंबर 1956 को जो है कि इनकी मृत्यु हुई। तो
ये हुआ आपका 1891 इनका जन्मदिन है और 1956 इनका जो कि मृत्यु हुई है। तो कौन सा हो जाएगा 1891 और 1956 कौन सा? ये बी ऑप्शन है आपका। तो बी ऑप्शन सही है आपका। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या प्रवाहित किया जाता है? जल, पेट्रोलियम, दूध, गैस। कोई बताएगा? जिसको पता है वो बताए वीडियो को पॉज करके कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा जो है कि क्या प्रवाहित किया जाता है। तो देखिए बिग इंच पाइपलाइन की हम बात करें, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो टेक्सास से न्यू जर्सी, इसमें जो है कि बड़े इंच और छोटे इंच की पाइपलाइनें हैं, ठीक है। और उसमें क्या प्रवाहित होती है? तो उसमें पेट्रोलियम प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का परंपरागत साधन नहीं है? प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम। कौन सा इसमें से एक ऊर्जा का परंपरागत साधन नहीं है पूछा जा रहा है। इसका मतलब कि वो जो भी है वो क्या है? गैर परंपरागत है, परंपरागत नहीं है। देखिए परंपरागत और गैर परंपरागत की हम बात करें तो परंपरागत जो है कि इसका मतलब ये होता है कि परंपरा से चले आ रहे हैं, ठीक है। परंपरागत, परंपरा से क्या क्या चले आ रहे हैं? ऊर्जा के जो भी संसाधन हैं हमारे, तो कोयला है, पेट्रोलियम है, बिजली है, प्राकृतिक गैस है, ये सब सारी चीज़ें जो है कि परंपरा से चले आ रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये जो है कि परंपरागत साधन है, ठीक है। हो गया आपका प्राकृतिक गैस भी, कोयला भी, पेट्रोलियम भी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गैर परंपरागत की, तो गैर परंपरागत का मतलब होता है कि जो परंपरा से नहीं आ रहे हैं, जो परंपरा से चलते हुए नहीं आ रहे हैं, वो जो है कि गैर परंपरागत हैं। देखिए इसकी उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है, जो भी गैर परंपरागत हैं, और ये पर्यावरण के अनुकूल भी है। लेकिन जो परंपरागत हैं ये जो है कि इसकी उपलब्धता जो है कि भंडार सीमित है और ये पर्यावरण के अनुकूल भी नहीं है, ठीक है। परंपरागत, तो परंपरागत हो गए आपके प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, और गैर परंपरागत हो गया आपका सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ये सब क्या है? गैर परंपरागत हैं। तो ये पूछा जा रहा है ना कि परंपरागत साधन नहीं है, इट मीन्स कि गैर परंपरागत होगा। तो ये है आपका बी ऑप्शन, सौर ऊर्जा। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का निम्न में से कौन सा युग्म सही है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम, भूटान, असम, बिहार, सिक्किम, बिहार। देखिए नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों की बात की जा रही है, इनमें से कौन सा युग्म सही है पूछा जा रहा है। देखिए नेपाल से सटे हुए हमारे जो स्टेट हैं भारत के, कितने हैं? तो वो हैं आपके 5। कौन कौन है? वो हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो इसमें जो है कि आपका सिक्किम और बिहार यहाँ पे चौथे ऑप्शन में दिया है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। अनुसमुद्री स्थिति का, मध्य भूमि स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, गिरिपद की स्थिति का। देखिए शिवालिक शैल समूह की बात की जा रही है, इसके दक्षिण में जो भाबर क्षेत्र है ये उदाहरण है किस चीज़ का? तो ये उदाहरण है गिरिपद की स्थिति का। देखिए जो शिवालिक में ही आपका है भाबर क्षेत्र, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? देखिए ये शिवालिक में ना गिरिपद प्रदेश में जो है कि आपका है भाबर क्षेत्र, कहाँ से कहाँ तक? सिंधु नदी से तीस्ता नदी के बीच तक है, ठीक है। देखिए ऐसा होता है कि बड़े मात्रा में जो नदियाँ जो है कि इस क्षेत्र में क्या करती हैं कि पत्थर, कंकड़ और बजरी ये सब ला करके क्या कर देती है? जमा कर देती है, ठीक है। जब जमा कर देंगी ये सब सारी चीज़ें, तो वहाँ क्या हो जाता है? पत्थर उत्थर बहुत सारे हो जाते हैं। तो जो भी मतलब छोटी नदियाँ होती है वो क्या होता है कि इसके मतलब इसमें जो है कि प्रवाहित होती है, ठीक है, भूमिगत हो जाती हैं। वो छोटी नदियाँ की बात कर रहे हैं, बड़ी नदियाँ तो ऊपर ऊपर ही बहती हैं, बट छोटी नदियाँ क्या होती है? वो भूमिगत होकर के क्या हो जाती है? अदृश्य हो जाती है, ठीक है। तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? भाबर क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका गिरिपद की स्थिति का ये उदाहरण है। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? कोसी, यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी। देखिए 4 नदियाँ दी गई है, उसमें से पूछा जा रहा है कि किनका स्रोत जो है कि हिमनदों में से नहीं है, ठीक है। हिमनद से वो उसका उद्गम स्थान जो है कि हिमनद से नहीं है। तो अगर हम कोसी की बात करें तो कोसी जो है कि हिमनद से इसका नहीं है, ठीक है। कोसी जो है कि ये कहाँ से निकलती है? तो ये जो है कि नेपाल में हिमालय से निकलती है। और कोसी नदी को हम क्या कहते हैं? बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक भी कहते हैं। यमुना नदी की हम बात करें तो ये गंगा नदी की सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है, और ये बंदरपुर श्रेणी पर जो है कि स्थित यमुनोत्री हिमनद से ये मतलब टेहरी गढ़वाल जिला से ये
उद्गम इसका स्थान है। अलकनंदा की हम बात करें तो ये जो है कि इसका उद्गम जो है कि सतोपंथ हिमानी से है उत्तराखंड में, और मंदाकिनी की हम बात करें तो इसका जो है कि स्रोत केदारनाथ के निकट चाराबाड़ी हिमनद से है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हो गया ए ऑप्शन आपका सही होगा, ये हिमनद से नहीं है, कोसी नदी का। भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी है महानदी, नर्मदा, गोदावरी, गंगा। सबसे बड़ी बाह्य नदी, भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है आपकी गंगा नदी। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर हम बात करें गंगा नदी की तो ये जो है कि इधर से आती है, कहाँ से, ये अलकनंदा नदी। ठीक है, अलकनंदा नदी कहाँ से इसका उद्गम है, तो सतोपथ हिमानी से अलकनंदा नदी आती है, और ये जो है कि कहाँ पे, देवप्रयाग में। और इधर से आती है कौन सी नदी, इधर से आती है आपकी भागीरथी नदी। ये जो है कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से ये निकलती है, कौन सी, भागीरथी। तो भागीरथी एक हो गई और एक होगी आपकी अलकनंदा, और इन दोनों नदियों का मिलान कहाँ पे होता है, तो ये देवप्रयाग में होता है, और यहाँ से एक धारा हो जाता है, और यही एक धारा जो है कि गंगा कहलाती है। यहीं से देवप्रयाग से ही गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, और ये नदी जो है कि गंगा नदी कहाँ पे जाके गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, ये जो है कि अगर देखा जाए तो ये है आपका पूरे भारत में 2525 किलोमीटर जो है कि ये जो है कि इतने डिस्टेंस में ये बहती है। ठीक है, ये गंगा नदी, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संथाल निवासी हैं दक्षिण भारत के, पूर्वी भारत के, पश्चिमी भारत के, मध्य भारत के। संथाल ये कहाँ के निवासी हैं, तो ये हैं निवासी आपके पूर्वी भारत के। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए संथाल कहाँ कहाँ पाई जाती है हमारे देश में, तो ये जो है कि संथाल जो जनजाति है ये भारत की सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे निवास करती है, तो झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, असम में ये जो है कि निवास करती है संथाल जनजाति। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, मृदा निक्षेपण का, प्रवाल उत्पत्ति का, ज्वालामुखी उत्पत्ति का, इनमें से कोई नहीं। देखिए द्वीपों का समूह जो है कि आपका लक्षद्वीप है, और ये जो है कि मृदा निक्षेपण का है, प्रवाल उत्पत्ति का है, ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये लक्षद्वीप जो है आपका ये प्रवाल भित्ति का है। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए लक्षद्वीप जो है कि भारत में कहाँ पड़ता है, तो इसकी स्थिति जो है कि यहाँ पे है, और इसकी स्थिति जो है ये भारत के दक्षिण और पश्चिम में है। इसकी स्थिति भारत के दक्षिण पश्चिम में, और कहाँ पे, तो ये अरब सागर में इसकी स्थिति है। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ पे है, तो इसकी राजधानी कवरत्ती है लक्षद्वीप की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, सैंडल पीक, माउंट कोयल, माउंट थ्रिलर, इनमें से कोई नहीं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी पूछा जा रहा है कौन सा है, तो वो चोटी है आपका सैंडल पीक। ए ऑप्शन आपका सही है। और सैंडल पीक की स्थिति कहाँ पड़ती है, तो ये आपका देखिए नॉर्थ अंडमान है, मतलब उत्तरी अंडमान में जो है कि यहाँ पे इसकी स्थिति है सैंडल पीक की। और ये जो है कि सैंडल पीक जो है कि राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा जो है कि घिरा हुआ है यहाँ पे। तो ये कहाँ पड़ता है, नॉर्दर्न अंडमान में पड़ता है, उत्तरी अंडमान में। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के मुख्य संसाधन है कार्बनिक खनिज, आणविक खनिज, धात्विक खनिज, वन। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है, तो ये है आपके वन है। संगमरमर है बलुआ पत्थर, एक आग्नेय शैल, पुनर्विकृत चूना पत्थर, इनमें से कोई नहीं। संगमरमर जो है ना आपका, ये जो है कि एक कयांत्रित शैल है, और ये चूना पत्थर के कयांतरण का परिणाम है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा पुनर्विकृत चूना पत्थर। देखिए अगर हम बात करें संगमरमर के फार्मूला की, तो इसका फार्मूला जो है कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अमन धान उगाया जाता है नवंबर दिसंबर में, मई जून में, अप्रैल मई में, जून जुलाई में। अमन धान की बात की जा रही है, ये कब उगाया जाता है,
तो ये उगाया जाता है कब? तो जून जुलाई में उगाया जाता है। देखिए औस, अमन, बोरो ये धान के प्रकार हैं और ये असम, उड़ीसा, बंगाल इन राज्यों में ना एक वर्ष में ये धान की 3 फसलें होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? मुंबई, विशाखापट्टनम, कोच्चि, कोलकाता। भारत में निम्न में से कहाँ पे सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो ये है आपका केरल राज्य में, कोच्चि में। सी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है जोधपुर में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, पुणे में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ये कहाँ पे स्थित है? तो देखिए अगर हम बात करें आईएमडी की, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये जो है कि इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में ये बनाया गया था, ठीक है। और ये जो है कि भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। देखिए भारत से लेकर के अंटार्कटिका तक वाले रीजन में लोगों को ना वेदर के बारे में सूचना देता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, WMO की, तो इसकी स्थापना जो है कि 1950 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड, जनेवा में है। और इसकी मतलब जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो है कि 6 स्पेशलाइज एजेंसी है, ठीक है। और जिनमें से एक हमारा क्या है? IMD है। तो ये जो है कि दिल्ली में सिचुएटेड है। बी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय गैंडे निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा अभयारण्य में, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, इनमें से कोई नहीं। भारतीय गैंडे निम्नलिखित में से कहाँ पे पाए जाते हैं? तो देखिए ये पाए जाते हैं आपके कहाँ पे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो असम में है और यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो ये है आपका उत्तराखंड में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये ऑप्शन। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सिक्किम, तिब्बती, गोवा, कोंकणी, मेघालय, खासी, नागालैंड, अंगामी। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। कुछ स्टेट का नाम दिया गया है और वहाँ की ये भाषाएं दी गई है। सिक्किम में क्यों कौन सी भाषा बोली जाती है? तो देखिए सिक्किम में हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा जो है कि नेपाली भाषा बोली जाती है। तिब्बती नहीं बोली जाती है, तो यही गलत हो गया। गोवा में आपको कोंकणी और मराठी बोली जाती है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों भाषाएं बोली जाती हैं। 3 पहाड़ियाँ भी हैं, 3 जनजातियाँ भी हैं। नागालैंड में जो है कि अंगामी भाषा बोली जाती है। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन जो है कि सुमेलित नहीं है। मोक्ष के लिए मठवासी रूप में जीवन यापन आवश्यक है। भागवत गीता के अनुसार, जैन मतानुसार के अनुसार, अशोक के धम्म के अनुसार और कठोपनिषद के अनुसार। देखिए मोक्ष के लिए जो है कि मठवासी रूप में जीवन यापन आवश्यक है। ये किस में बताया गया है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मठवासी रूप में जीवन यापन आवश्यक है? ये जो है कि जैन मतानुसार ये बताया गया है कि मोक्ष के लिए जो है कि मठवासी रूप में जीवन यापन करना आवश्यक है। तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वीडियो में कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, बिहार। तो भारत का वो कौन सा राज्य था जिसमें सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनी थी? वो कौन थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी, ठीक है। और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी थी। और सुचेता कृपलानी जो है कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और एक राजनीतिज्ञ थी। और ये यूपी में मुख्यमंत्री कब बनी थी? तो 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक इनका मतलब कार्यकाल था मुख्यमंत्री पद का उत्तर प्रदेश में, ठीक है। देखिए ये जो है कि उत्तर प्रदेश में ये पहली मुख्यमंत्री थी और ये जो है कि पूरे भारत की किसी भी राज्य की अगर देखा जाए तो भी पहली मुख्यमंत्री थी, ठीक है। आज का क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक पाठों से संबंधित पुरातात्विक संस्कृति है चित्तित धूसर मृदभांड, गेरुवर्णी मृदभांड,
काले व लाल मृदभांड इनमें से कोई नहीं। उत्तर वैदिक पाठों से संबंधित पुरातात्विक संस्कृति है वो कौन है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे आप कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया कीजिए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।